हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी बुन गए थे रिश्ते। सुबह सुबह अदिति को चुपचाप बैठे देख जतिन ने टोका, किस सोच में डूबी हो? बर्थडे बॉय के लिए कोई प्लान दिमाग में चल रहा है क्या? अदिति ने उड़ती सी नज़र उस पर डालते हुए कहा, आज बर्थडे बॉय से कुछ मांगने का मन है। नाराज़ ना हो तो कुछ कहूँ? एक नहीं 1000 कहो, बस उन बातों में जीजी नहीं होनी चाहिए। जतिन के लहजे में सहसा तलखी और ठंडापन भांप कर अदिति हैरान हो गई। कैसे जान गया जतिन कि वो तुलिका जीजी के बारे में ही बात करने वाली है? क्या तुम उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं। और हाँ, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मम्मी के यहाँ छोड़ना है। रक्षाबंधन में तुम्हें मुझे मेरे मायके छोड़ने का ध्यान रहता है, पर आज के दिन कोई तुम्हारा भी इंतज़ार करता होगा ये याद नहीं रहता। ओफो, फिर वही बात। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस घर में जीजी का प्रवेश और जिक्र वर्जित है। उनसे जुड़ी हमारी संवेदनाएं कब की मर चुकी हैं। तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आता? सालों हो गए, ना कभी माँ ने ना पिताजी ने उनकी कोई बात की, फिर तुम क्यों इस नियम को तोड़ रही हो? तो क्या विरासत में मिले इसी नियम का पालन हमेशा किया जाएगा? हमारे बच्चे अपनी बुआ के विषय में पूछेंगे तो क्या उन्हें भी इस नियम का वास्ता दिया जाएगा? बोल देना उनकी बुआ मर। जतिन, प्लीज़ चुप हो जाओ। अदिति के विचलित स्वर पर उसने खुद पर नियंत्रण किया। उसकी गर्भावस्था का ध्यान करके वो मौन हो गया और अपने कमरे में चला गया। खीज हो आई थी कि क्यों उसका बर्थडे रक्षाबंधन के दिन पड़ गया। जीजी के प्रति नफरत सालों से खाद पानी पाकर अपनी जड़ें मजबूती से मन में जमा चुकी थी। उसे उखाड़ फेंकने के लिए आत्मबल वो कहाँ से लाए? विवाह के बाद ही उसने बड़ी बहन से जुड़े अवांछित प्रसंग अदिति से साझा करते हुए उसे समझा दिया था कि तुलिका जीजी का इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है। उनका जिक्र करके वो पिताजी के जख्मों को कुरेदने का प्रयास ना करे। पर जब से पिताजी इस दुनिया से गए हैं, अदिति गाहे बगाहे जीजी को इस घर से जोड़ने का मौका ढूंढती ही रहती है। वो क्या जाने उस अतीत की भयानकता को जिसे उसने और उसके माता पिता ने भोगा है। आज ना चाहते हुए भी अतीत के पन्ने एक एक करके फिर खुलने लगे। कितना चाहा कि इन पन्नों को फाड़ कर फेंक दें, पर जो पन्ने क्षोभ, गुस्से और बदले की मजबूत गोंद से ऐसे जुड़े हैं, वो भला फटें कैसे? अतीत के पन्ने आँखों के सामने फड़फड़ाने लगे थे। उसमें और जीजी की उम्र में लगभग 11-12 साल का अंतर था। माँ पिताजी के साथ तुलिका जीजी से भी खूब दुलार मिला। जीजी की बैंक में नौकरी लगे 2 साल हो गए थे। पिताजी ने जीजी के लिए एक लड़का ढूंढा। जब उनसे रजामंदी मांगी गई, तब उन्होंने अपने ऑफिस सहकर्मी से प्रेम हो जाने की बात बताई। विजाती लड़के से जीजी का प्रेम होना पिताजी के लिए डूब मरने वाली बात थी। भारी विरोध हुआ। मान सम्मान के लिए पिताजी ने जीजी के सामने हाथ तक जोड़े। आखिरकार जीजी ने हार मान ली और पिताजी की पसंद के लड़के से शादी करने को राजी हो गईं। बारात आ गई, जयमाल भी पड़ गया। फेरों का समय आया तो जीजी 2 फेरों के बाद ही ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सब घबरा गए। पिताजी तो जीजी को गोद में उठाकर बचे हुए फेरे दिलाने के पक्ष में थे, पर दूल्हा नहीं माना। मुंह पर पानी के छींटे दिए गए। बेहोशी में जब वो अकुल अकुल की टेर लगा बैठी तो माँ पिताजी की तो काटो तो खून नहीं वाली दशा हो गई। ये अकुल कौन है? दूल्हे के प्रश्न पर पिताजी को जैसे लकवा मार गया। कौन है भाई ये अकुल? आसपास से सुगबुगाहट आई तो पिताजी ने जीजी को थप्पड़ मारकर होश में लाने का प्रयास किया। अर्धमूर्छित अवस्था से चेतना की ओर आती जीजी यकायक बिलख पड़ी। ये शादी नहीं करूँगी, अकुल मर जाएगा, मैं भी मर जाऊँगी। थकान से झूलती जीजी लंबी लंबी सांसें लेकर बड़बड़ाने लगी। बारात में आए लोगों के कान खड़े हुए। थोड़े से प्रश्नों पर पिताजी टूट गए। आंखों देखी मक्खी निगलने के लिए वर पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए।
रिश्तेदारों के सामने सच्चाई के खुलने से वो अपनी मिट्टी पलीद नहीं होने देना चाहते थे। सो सच्चाई छिपाने और शादी में हुए खर्चे के मुआवजे को लेकर बारात लौट गई। रिश्तेदारों में अप्रत्याशित घटे घटनाक्रम को देखकर खासी चर्चा थी। समझदार मित्रों और हितैषियों ने पिताजी को समझाया, राजेंद्र, मौके की नज़ाकत समझो। लड़की जिसे चाहती है उससे ब्याहने के अलावा कोई चारा नहीं है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तुलिका जीजी भी जोर जोर रो रही थीं और वो माँ, पिताजी और जीजी की दशा से व्यथित रिश्तेदारों के उपहास से विचलित एक कोने में खड़ा थर थर काँप रहा था। सहसा पिताजी खड़े हुए और जोर से बोले, अकुल को तुरंत बुलाओ। जीजी की सहेलियों की मदद से अकुल से संपर्क साधा गया। बड़े मामा तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़े और जब अकुल को लेकर लौटे तो वो पिताजी के सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया। तुम्हें अभी के अभी तुलिका से शादी करनी होगी। ये सुनते ही वहाँ उत्साह का संचार हुआ। मंत्र पढ़े जाने लगे तो जीजी के होठों पर कांपती कुछ भय मिश्रित सी मुस्कान आई। माँ तो जहाँ की तहाँ ही बैठी रही। चाची, बुआ व मामी सबके सब बिना एक शब्द मुंह से निकाले शादी की रस्में निभाती रहीं। अकुल और तुलिका के अप्रत्याशित गठबंधन की खबर अकुल के घर पहुंची तो उसके परिवार के लोग भी आधे अधूरे विवाह समारोह में शामिल हुए। अजब सा मौन पसरा था। सुबह के लोकाचार को छोड़कर सीधे विदाई की तैयारी शुरू हो गई। अकुल का एक दोस्त टैक्सी ले आया। जीजी सबसे गले मिलकर आंगन से दरवाजे की ओर बढ़ी तो सहसा पिताजी का ऊंचा स्वर पूरे आंगन में गूंजा, ठहरो। और जीजी वहीं बुत की तरह ठहर गई। सबकी नज़रें पिताजी पर जम गईं। पिताजी की आंखों से आक्रोश के गोले फूट रहे थे। भाव भंगिमा सहसा विकृत सी होती चली गई। मैंने अपनी पुत्री के लिए जो भी गहने कपड़े बनवाए थे वे सब उसे सौंपने के बाद ये घोषणा करता हूँ कि आज और इस वक्त से मेरा इसके साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा। हम सब के लिए ये मर गई है। माँ और सभी रिश्तेदार स्तब्ध से पिताजी को देखने लगे। अकुल ने जीजी का हाथ पकड़कर टैक्सी की ओर खींचा पर वो हाथ झटककर पिताजी की ओर दौड़ी। पिताजी ने खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया। विदाई में सबकी सूखी आंखों से सैलाब बह उठा। मामा, मौसी, चाचा, ताऊ सब अकुल से मृदुला जीजी को ले जाने की गुहार लगाने लगे। माँ भी किटकिटाती हुई, तू जा, इसी वक्त चली जा, मत आना इधर कभी, कह कह कर पछाड़ खाने लगी। वो डरा सहमा मेहमानों की चीरती नज़रों से माँ को बचाता हुआ भीतर ले गया। जीजी कब गईं, मेहमान कब विदा हुए, कुछ पता नहीं चला। 1.5 साल बाद जीजी अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर आईं। घर की चौखट पर रखकर माँ पिताजी से उसे कलेजे से लगा लेने की मिन्नतें की, फिर भी उनका मन नहीं पसीजा। फिर जीजी कभी नहीं आई। इस दर्द को सीने में दबाए माँ 3-4 सालों के भीतर ही चली गईं। माँ से मिलने जीजी आई तो पिताजी ने फिर दुत्कारा और माँ के जाने की सारी भड़ास उस पर उतारी। पिताजी और माँ की दशा देखकर उसे भी जीजी से नफरत होती चली गई। वो युवा हो गया, पिताजी बीमार रहने लगे। ऐसे में गाहे बगाहे जीजी मिलने आती तो वो बाहर से ही उन्हें खदेड़ देता। धीरे धीरे जीजी ने अपनी नीयत स्वीकार कर ली थी। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है और वक्त के साथ ही इस अवांछित प्रसंग की इबारतें धूमिल हुईं। तकरीबन 15 साल बाद जीजी के ब्याह की कटु स्मृतियों को बिना खंगाले उसका अदिति के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। पिताजी के मन की टीस हल्की पड़ी। विवाह के 1.5-2 साल के भीतर पिताजी भी चले गए। जब इतनी टूटन किसी ने देखी हो तो भला दोषी को क्षमा कर देने वाला दिल वो कहाँ से लाए। आज अदिति के लिए ये कहना आसान है कि जो बीत गया उसे बिसरा कर आगे बढ़ो, पर क्या ये इतना सहज है? जब माँ पिताजी बेटी को क्षमा न कर पाए तो वो उन्हें क्षमा करके उनकी नज़रों में क्यों गुनहगार बने? उसे याद आया जब पिताजी नहीं रहे थे, तब जब जीजी आई तो अदिति उनके सामने ढाल सी खड़ी हो गई और बोली, पिताजी की कसम उनके साथ चली गई। आप एक बेटी का अधिकार नहीं छीन सकते। वो मौके की नज़ाकत देख चुप रहा।
जीजी पिताजी के पैरों से लिपटकर माफ़ी मांगती रही। तब पिताजी के अंतिम प्रयाण के समय वो अदिति से बोला था, जब लौटूं तो ये इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। कहा तो उसने अदिति से था, पर सुनाया जीजी को था। जीजी उस ये में अपने लिए घृणा देखकर कांप उठी थी। जब वो वापस लौटा तब अदिति ने बताया, जीजी देर तक पापा के कमरे में बैठी रहीं। पागलों सी इस कमरे से उस कमरे में घूमती रही थीं। पुरानी चीज़ों को छू छू कर देर तक देखती रही थीं। कभी माँ की बकसिया खोलती तो कभी पापा जी की अलमारी। ढूंढ लिया उन्होंने खुद को। कुछ हाथ लगा, क्या मिला देखकर उन्हें? उनसे जुड़ी कोई भी तो चीज़ इस घर में नहीं है। उनकी करतूत के चलते पापा ने उनसे जुड़ी एक एक चीज़ जला दी थी। शायद वो खुद को नहीं, माँ पिताजी के एहसास को महसूस करने के लिए छटपटा रही हों। माँ पिताजी ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा दे दी है। अब तुम्हें उन्हें इस घर में और अपने मन में जगह देनी चाहिए। अदिति ने ठंडे स्वर में उसे जवाब दिया तो वो चिल्ला उठा, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बावजूद इसके अदिति ने सोशल साइट के माध्यम से जीजी से संपर्क जोड़ लिया और कई मौक़ों पर वो उसे मनाने का प्रयास कर चुकी है। आज रक्षाबंधन है, भला ये मौका वो कैसे जाने देती। अच्छा उठो, अब देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। विचारों का प्रवाह अदिति को सामने देखकर रुका, जो उसके लिए रंगीन कागज़ में लिपटा एक गिफ्ट लेकर खड़ी थी। अपने रूठे पति के हाथों में जबरन गिफ्ट थमाकर वो अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगने का स्वांग करने लगी तो उस पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसे सीने से लगाकर कहने लगा, राखी बांधने नहीं जाओगी क्या? नहीं, आज उत्तम और अभिजीत यहाँ आ रहे हैं। रक्षाबंधन यहीं मनाएंगे और तुम्हारा बर्थडे भी। वो बोली तो जतिन मुस्कुरा दिया। अदिति के दोनों भाई आए तो घर में रौनक हो गई। राखी बंधवाकर उन्होंने जतिन से केक कटवाया और जोशो खरोश के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब चले गए तो अदिति ने कुछ फ़ोटो सोशल साइट पर डाल दी। कमेंट की बाढ़ सी आ गई। सहसा अदिति जतिन से चिरौरी सी करती हुई बोली, सुनो, तुम्हें कसम है, गुस्सा मत होना। तुलिका जीजी ने भी आज सुबह इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट किया है, एक बार उसे देख लो ना। अच्छा खासा दिन बीता है, क्यों उसे बिगाड़ रही हो? अपने बर्थडे में मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। अदिति रूठ कर मोबाइल वहीं छोड़कर चली गई तो नाराज़ होने के बावजूद जतिन ने जाने किस भावना के वशीभूत होकर उसके मोबाइल को उठा लिया और जीजी के साथ खुद की बचपन की संयुक्त फ़ोटो देखकर चौंक गया। जीजी की गोद में नन्हा सा जतिन। ये फ़ोटो शायद जीजी की गोद में खुद की मौजूदगी की वजह से बच गई होगी। जीजी ने लंबी पोस्ट लिखी थी जिसे ना चाहते हुए भी वो पढ़ता चला गया। एक बार, दो बार और फिर बार बार उस पोस्ट को पढ़ता, मानो कोई सवाल हो जिसे हल करने के प्रयास में प्रश्न बार बार पढ़ रहा हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। जीजी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में आगे लिखा था, उस दिन माँ के पेट में दर्द हुआ, पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए। जब वो वापस आए तो पड़ोस वाली आंटी ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? पिताजी बोले, लड़का, और घर के भीतर चले गए। कितने बुद्धू हुआ करते थे हम, जो अंत तक नहीं भाप पाते थे कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। 11 साल की उम्र में माँ की गर्भावस्था को ना पहचानना मुश्किल था, या वाकई हम आज की तुलना में डम्ब हुआ करते थे। जतिन की आंखों में जाने कहाँ से बदली सी छा गई। वो पढ़ रहा था। पड़ोस वाली आंटी ने मुझसे जब पूछा कि अपने छोटे भाई से मिलोगी तो भेंट में क्या दोगी, तो मेरी चिंता बढ़ गई। माँ के ऊन वाले झोले से थोड़ी ऊन ले आई, आंटी जी से फंदे डलवाए और भाई के लिए स्वेटर बुनना आरंभ किया। सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता था, ना घटाना आता था ना बढ़ाना। फिर भी जुनून था कि स्वेटर बुनना है। पड़ोस वाली आंटी की मदद से हाफ स्वेटर तैयार करके ही अस्पताल गई। मेरा नन्हा मुन्ना भाई माँ के आंचल तले मज़े से सो रहा था। माँ ने मेरे हाथ में हाफ स्वेटर देखा
तो हैरान हो गई। इत्तेफाक से उस दिन बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम में ठंडक थी। माँ स्वेटर पहनाते समय भावुक हो गई थीं। वो नन्हा स्वेटर मैंने बुना है, इस बात का उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे भी कहाँ विश्वास हुआ कि मैंने बुना है। उस स्वेटर को देखकर खुद पर हंसी आती है। माँ, बुआ और मौसी भी मेरा बुना स्वेटर देखकर खूब हंसती थीं। सच तो ये था कि जो मैंने बुना वो स्वेटर तो कतई नहीं था, वो तो रिश्ता था जिसे रातों रात बुन गई थी मैं। आज मैं भी ये किस्सा साझा करते हुए माँ की तरह भावुक हो रही हूँ और ईश्वर से दुआ मांगती हूँ कि तू जहाँ भी रहे खुश रहे, सेहतमंद रहे। उधर यादें बरस रही थीं और इधर जतिन की आंखें। जब रुलाई सिसकियों में बदल गई तो अदिति, जो शायद दरवाजे के पीछे से उसके हाव भाव का जायजा ले रही थी, वो दौड़ी चली आई। उसकी हालत देखकर वो भी रो पड़ी और बोली, बड़ा शुभ दिन है आज, भाई बहन के रिश्ते को दोबारा जन्म लेने दो। ये फ़ोटो और ये स्वेटर जीजी मुझसे पूछ कर ले गई थी। कब? जिस दिन पापा नहीं रहे थे। जतिन अपनी भावुकता पर काबू पा चुका था। अदिति ने मोबाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, फ़ोन करो जीजी को, कह दो हम आ रहे हैं। वो अभी भी हिचक से भरा शून्य में ताक रहा था। लो ना, एक बार बात करके तो देखो। मुझसे नहीं होगा, जतिन ने कहा तो अदिति के चेहरे पर जली आशा की किरण बुझ गई। सीधे जाएंगे, रास्ते में रसमलाई ले लेना, जीजी को बहुत पसंद है। बाकी तो किसी की पसंद नापसंद का पता नहीं। अदिति से आंखें चुराते हुए जतिन सहसा बोला, वो तो ओ जतिन, आई लव यू कहते हुए उससे लिपट गई और ये सोचकर खुद को तैयार करने लगी कि जब टूटी कड़ियाँ जुड़ेंगी, मन में जमा हुआ बहुत कुछ पिघलेगा। ठंडे पड़े रिश्तों में ज्वार भाटे आएंगे, तब उसे ही सबको संभालना होगा। यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कहानी बुन गए थे रिश्ते। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।